Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss position of a point. So ये हमारे वेक्टर्स की जो सीरीज चल रही है जे की सीरीज, ये हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन। तो तीनों चीज़ें हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले। सो स्टार्ट करते हैं। सो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, अगर ये मेरे पास 3D स्पेस है, इस 3D स्पेस में मुझे किसी भी पॉइंट की पोजीशन बतानी है तो फिर दो तरीके हैं। पहला है कि मैं 3D ज्योमेट्री का यूज़ करूँ, दूसरे में वेक्टर्स का यूज़ करूँ। सो 3D ज्योमेट्री में कैसी पोजीशन ऑफ अ पॉइंट देखते हैं वो भी बताएंगे। नेक्स्ट है वेक्टर्स में कैसे देखते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला है कि हमें 3D स्पेस के साथ डील करना है। सो यहाँ पर जो 3 डायमेंशन है, मतलब कि इस पूरे स्पेस को हमें स्टडी करने के लिए 3 नंबर्स चाहिए होंगे। अगर मुझे 3 नंबर्स चाहिए तो फिर मुझे 3 एक्सेस चाहिए होगी। 3 एक्सेस चाहिए मुझे। 3D ज्योमेट्री है, मतलब कि मुझे पूरे स्पेस को डिफाइन करने के लिए 3 नंबर्स चाहिए होंगे। किसी भी पॉइंट की लोकेशन डिफाइन करने के लिए 3 नंबर्स चाहिए होंगे। 3 नंबर्स कहाँ से आएगी? 3 एक्सेस से आएगी। सो इतना हमें क्लियर है। अब 3 नंबर्स जो 3 एक्सेस से आएगी, इसे हम कैसे रिलेट कर सकते हैं कि हमें 2D में क्या था, 2D में हम 2 नंबर से किसी भी पॉइंट की लोकेशन डिफाइन करते थे। वो कैसे आते थे? 2 एक्सेस हमारे पास होती थी, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। सो सेम चीज़ हमने यहाँ पर की है। 3D ज्योमेट्री में हमें 3 नंबर्स चाहिए पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए। कहाँ से आएंगे? 3 एक्सेसेस। अब क्या करना है, हमें इतना पता है कि अगर मैं 2D प्लेन को एक्सटेंड कर दूँ तो वो 3D प्लेन बन जाता है। मेरे पास ये 2D प्लेन था, ये मेरे पास 2D प्लेन है, मैंने इसे ऊपर की तरफ एक्सटेंड किया, इसे एक हाइट दे दी, सो ये 3D बन गया। ये हम कहते हैं छोटी क्लासेस में भी करते हैं। मेरे पास ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये मेरे पास हो गया रेक्टेंगल, मैंने इसे एक हाइट दे दी, सो मेरे पास एक क्यूबॉइड हो जाएगा। सो यही सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। हम 2D को एक्सटेंड करेंगे उसे एक हाइट प्रोवाइड करके। कैसे? यहाँ पर देखो, आप ऐसे देखो कि आपका जो एक्स वाई प्लेन है वो नीचे था, ये तो हमारे पास आ गया एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। क्या करना है, रेक्टेंगल को हम हाइट प्रोवाइड करके उसे 3D में क्यूबॉइड बनाते थे। सो इसे भी मैं एक हाइट प्रोवाइड करूँगा, मतलब कि ओरिजिन से पास करने वाली एक और एक्सिस बनाऊंगा जिसे हम कहेंगे जेड एक्सिस। और ये मेरे पास बन गया एक 3D स्पेस। मैंने रेक्टेंगल से क्यूबॉइड बनाया था हाइट प्रोवाइड करके। इसी तरह मैंने एक्स वाई प्लेन को एक जेड एक्सिस प्रोवाइड करके 3D स्पेस को हम स्टडी करेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, हमारे पास 3 एक्सेसेस आ गई, हमारे पास इससे 3 नंबर्स आ जाएंगे, पूरा स्पेस डिफाइन हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ समझते हैं। हमें इतना पता है कि अगर हम 2D स्पेस से रिलेट करें तो ये मेरे पास ये हो गया एक्स, एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, जेड जेड डैश। तीनों एक्सेसेस मीट करेगी ओरिजिन पे। अब यहाँ तक ठीक है। मान ले तो ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 3 है, मेरे पास 4 है, मेरे पास 5 है। इससे 1 2 3 4, -1 -1 1 2 -1 -2। सो मैंने इसमें मार्किंग भी कर दी। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट की पोजीशन कैसे बताएं। 3D ज्योमेट्री का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। नेक्स्ट हमें 3D ज्योमेट्री में पोजीशन ऑफ अ पॉइंट कैसे बताएगी। मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक पॉइंट है, ग्रीन कलर से मेरे पास एक पॉइंट है P। लेट्स से दिस पॉइंट इज P। अब मुझे इसकी लोकेशन बतानी है। सेम हम 2D से रिलेट करेंगे। ये मेरे पास 2 एक्सेसेस है, मैं क्या करता था, इस पॉइंट P से दोनों एक्सेसेस पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करता था। अब मेरे पास अब मेरे पास 2 एक्सेस तो नहीं है जिसमें मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, तो अब मैं प्लेन्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा। मैंने इस पॉइंट से पहले तो एक्स जेड वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस तरह से। फिर मैंने एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। सिमिलरली मैंने जेड एक्स प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। सो मैंने तीनों प्लेन्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और जो इन परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी, मेरे पास परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी, उन्हीं तीनों नंबर से मेरा पॉइंट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट डिफाइन हो जाएगा। मैंने क्या किया,
मान लेते हैं कि मैंने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तीनों प्लेन्स पे, एक्स वाई प्लेन पर भी, एक्स जेड प्लेन पे भी और जेड वाई प्लेन पर, तीनों प्लेन पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किए। अब मैं क्या करूँगा, मान लेते हैं कि जो मैंने जेड वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसकी जो लेंथ है, इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो है एक्स। सिमिलरली एक्स वाई प्लेन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इसकी लेंथ में जेड मान ले, तो जेड एक्स प्लेन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उसकी लेंथ में वाई मान ले, तो मेरे पास 3 नंबर्स आ गए और मुझे 3 नंबर्स ही चाहिए थे पूरे स्पेस को डिफाइन करने के लिए। अब क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट बताने 3 नंबर्स आ गए, एक्स वाई जी, ब्रैकेट्स लगा दो, ये मेरे पास आ गई पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। क्या करेंगे, मेरे पास पॉइंट है, तीनों प्लेन्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉप के तीनों नंबर्स को यहाँ लिख दो, ये मेरे पास आ गया। 3D ज्योमेट्री में पोजीशन ऑफ अ पॉइंट कैसे बताते। नेक्स्ट एक और चीज़ है, मैंने यहाँ पर तो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए, लेकिन मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि मैं इन परपेंडिकुलर्स को लूँ और साथ में इन एक्सेसेस को अगर मैं मिला दूँ तो मैं एक क्यूबॉइड बना सकता हूँ। कैसे, ये मैं ब्लू कलर, ये मेरे पास पहला परपेंडिकुलर था, दूसरा, तीसरा। एक्सिस को अगर मैं इस तरह से ज्वाइन कर देता हूँ, सो ये मेरे पास एक क्यूबॉइड आ जाएगा, क्यूबॉइड आ जाएगा। अब अगर ये क्यूबॉइड है और ये मेरे पास लेंथ एक्स है, सो ये वाली लेंथ में मेरे पास एक्स ही होगी, एक्स। अगर ये लेंथ वाई है, सो अगर मैं नीचे प्रोजेक्ट कर देता हूँ तो ये वाली लेंथ भी वाई होगी। फिर अगर ये लेंथ जेड है तो ये वाली भी लेंथ जेड होगी। मतलब कि मुझे क्या करना है अभी मैंने पोजीशन ऑफ अ पॉइंट की स्टेटमेंट ऐसे दी थी, उस पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए और उन परपेंडिकुलर्स की लेंथ। अब मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ से एक्स आगे जाऊँ, यहाँ से वाई आगे जाऊँ, यहाँ से जेड आगे जाऊँ, तो फिर मेरे पास एक पॉइंट मिलेगा, वो गए मेरे पास पी पॉइंट और उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जी। सो मुझे लगता है यहाँ तक जो है 3D ज्योमेट्री में पोजीशन ऑफ अ पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं वेक्टर्स में हम पोजीशन ऑफ पॉइंट 3D ज्योमेट्री में कैसे देखते हैं। तो फिर अब इसमें क्या करेंगे हम, हमें इतना पता है कि हम जो 3D ज्योमेट्री में स्केल लेते हैं, मतलब कि मेरे पास ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तीनों का अपना अपना स्केल होगा, मतलब कि हम एक यूनिट को क्या मान रहे हैं। सो इसी तरह से मैं वेक्टर्स में क्या करूँगा, वेक्टर्स में मैं लोकेशन को डिफाइन करने के लिए यूनिट वेक्टर्स का यूज़ करूँगा। यूनिट वेक्टर्स का कैसे, मैं कुछ यूनिट वेक्टर्स डिफाइन कर रहा हूँ, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये मेरे पास 3 यूनिट वेक्टर्स है। आई कैप एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर है, जे कैप वाई के अलोंग यूनिट वेक्टर है और के कैप जेड के अलोंग यूनिट वेक्टर है। सो मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर डिफाइन किया, वाई एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर डिफाइन किया और एक जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर डिफाइन किया। ये मेरे पास आ गया आई कैप, जे कैप, के कैप। अब क्या करेंगे, मैं इस पॉइंट को जो मैंने किया एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसे ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर मैं एक्स एक्सिस पर आई कैप एक्स टाइम्स आई कैप आगे जाऊँ, ये मेरे पास 1 यूनिट लेंथ थी, मैं इसे एक्स टाइम आगे ले गया। सो मैं इस पॉइंट पर पहुँचूँगा, कलर चेंज कर लेते, मैं इस पॉइंट पर पहुँचूँगा, मैं यहाँ से, मेरे पास यहाँ पर यूनिट वेक्टर था आई कैप, मैंने उसे एक्स टाइम्स एक्सटेंड किया, सो मेरे पास हो गया इतनी लेंथ हो गई एक्स आई कैप, मतलब ये वेक्टर हो गया एक्स आई कैप, तो मतलब कि ये पॉइंट मेरे पास आ गया एक्स आई कैप। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अगर ये मेरे पास था जे कैप, मैं यहाँ पर अगर वाई जे कैप आगे जाऊँ, सो मेरे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा वाई जे कैप, ये वाला पॉइंट एक्स आई कैप, ये वाला पॉइंट वाई जे कैप, दोनों का रिजल्टेंट लोगे मेरे पास एक, ये डायगनली एक वेक्टर आएगा, वो होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, बस। तो मेरे पास ये डायगनली वेक्टर आ गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। नेक्स्ट क्या करना है, अगर मैं जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर था के कैप, उसे जेड टाइम्स एक्सटेंड कर दूँ, सो मैं यहाँ पर पहुँचूँगा, ये मेरे पास आ गया जेड के कैप। सो मेरे पास एक ये वेक्टर था, एक ये वेक्टर था, दोनों का सम करेंगे तो मेरे पास इस क्यूबॉइड का डायगनल आ जाएगा, इस क्यूबॉइड का डायगनल आ जाएगा, और ये मेरे पास आ गया पॉइंट पी
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बस यही था। वेक्टर्स में हम कैसे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट डिफाइन करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर्स को डिफाइन करेंगे। आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। क्या किया मैंने, ये मेरे पास आई कैप था, इसे इसे मैं एक्स आगे ले गया, यहाँ पर मेरे पास जे कैप था, इसे वाई आगे ले गया। दोनों वेक्टर्स का अगर मैं रिजल्टेंट कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल आ जाएगा। ये मेरे पास वेक्टर था के कैप, मैं इसे जेड आगे ले गया, सो मेरे पास आ गया जेड के कैप। अगर मैं इसको और इस डायगोनल वेक्टर को दोनों का रिजल्टेंट कर देता हूँ, सो मेरे पास ये डायगोनल आ जाएगा, क्यूबॉइड का डायगोनल पी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सो इतना यहाँ पर लिख लेते हैं। इतना तो हमें क्लियर होगा कि अगर मेरे पास ये ओ पी वेक्टर है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक, तो इन वेक्टर फॉर्म में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा पूरा टॉपिक क्लियर होता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट पर। एक चीज़ इसमें और है कि हमें वेक्टर पता चल गया, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। मैग्नीट्यूड, अब हम क्या करें कि वेक्टर हमारे पास ये था, मैग्नीट्यूड मतलब क्या था कि लेंथ ऑफ द वेक्टर इन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट। इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ओरिजिन, टर्मिनल पॉइंट है पी। सो मुझे सो मुझे ओ पी की लेंथ पता नहीं है। अब ओ पी क्या है, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। और अगर मैं डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड की बात करूँ, वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये होता है डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, जहाँ पर एक्स वाई जेड है साइड्स ऑफ द क्यूबॉइड। मेरे पास अगर तीन साइड तीन साइड्स दी हुई है क्यूबॉइड की, तीन नॉन कोप्लेनर साइड्स दी हुई क्यूबॉइड की, सो उसके डायगोनल की लेंथ मेरे पास ये होगी। सो मैंने क्या कहा, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, मतलब कि ओ पी की लेंथ वो डायगोनल है ऑफ द क्यूबॉइड, सो मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इतने की लेंथ x है, इतने की लेंथ y है, और इतने की लेंथ z है, और इतने की लेंथ y है। सो मेरे पास डायगोनल आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो ये था पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, इसमें हमें क्या करना होगा, सो स्टार्टिंग से कंस्ट्रक्शन करते हैं। सर मैंने वापस से वही कंस्ट्रक्शन कर लिए, एक पॉइंट भी था, मैंने उसके अबाउट एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट क्या है, हम बात करें डायरेक्शन कोसाइंस की। अब कोसाइंस आपको पता है क्या होता है, कॉस फंक्शन। सो कॉस फंक्शन की हम इस वाली चीज़ में बात करेंगे। क्या करना है, अगर मैं सेम ओ पी वैक्टर ड्रॉ करूँ, सो मेरे पास क्या आएगा, ओ पी मेरे पास ये वाला वैक्टर आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये वाली लेंथ जेड है, ये वाली लेंथ एक्स है, और ये वाली लेंथ वाई है। अब अगर ये मेरे पास जो ओपी वेक्टर है, अगर मैं इसका एंगल विथ एक्स एक्सिस देखूँ तो वो ये होगा, इस टाइप का एंगल बनेगा। दूसरे कलर से कर देते, जो एंगल बनेगा वो ये बनेगा। और मैं क्या कहता हूँ कि मान लेते हैं ये एंगल एल्फा है, मान लेते हैं ये एंगल एल्फा है। सो मुझे दोनों के बीच में एंगल बताना है, ओपी वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में मुझे एंगल बताना है। मैंने लेट कर लिया मैंने लेट कर लिया वो एंगल एल्फा है। सो मैं क्या कह सकता हूँ कि कॉस एल्फा अगर मैं बता दूँ, सो मुझे एल्फा एंगल पता चल जाएगा। और कॉस एल्फा मैं एक्चुअली निकाल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे बेस पता है, क्योंकि इसकी लेंथ एक्स है, और मुझे हाइपर बेस पता है, इसकी लेंथ एक्स है, और मुझे हाइपोटेनस पता है क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर है। सो मैं क्या कह सकता हूँ, कॉस ऑफ एल्फा इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो मेरे पास आ गया कॉस एल्फा इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, जो भी था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो मुझे यहाँ से एल्फा एंगल पता चल गया। सिमिलरली अगर मैं बीटा और गामा एंगल भी डिफाइन करूँ, कि बीटा एंगल है एंगल बिटवीन ओपी वेक्टर एंड वाई एक्सिस, गामा एंगल है एंगल बिटवीन जेड एक्सिस एंड ओपी वेक्टर, तो फिर मेरे पास अगर मैं सिमेट्री देखूँ, सो मेरे पास क्या होगा, कॉस बीटा आ जाएगा y डिवाइड बाय सेम मैग्नीट्यूड। इसी तरह कॉस गामा आ जाएगा z डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। सर अभी तक मैंने निकाल लिया कि कॉस एल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की क्या वैल्यू होगी। अब
अगर मैं ध्यान से सोचूं कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा यहाँ पर कैसे आ रहे हैं, ओपी वेक्टर में कैसे आ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास ओपी वेक्टर है वो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप। ठीक, अगर इसमें से मैं मैग्नीट्यूड बाहर निकाल लेता हूँ, मैंने बाहर मैग्नीट्यूड ले लिया, सो अंदर मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। मैंने अंदर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, मेरे पास आ गया एक्स डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड बड़ा पड़ता है, मैं सिर्फ कैपिटल एम लिख देता हूँ अभी, कैपिटल एम आई कैप प्लस वाई डिवाइड बाय कैपिटल एम जे कैप प्लस जेड डिवाइड बाय कैपिटल एम के कैप। सो अगर मैं मैग्नीट्यूड बाहर ले लेता हूँ, सो मेरे पास अंदर ये वाला वेक्टर बचेगा। ठीक, और मैं क्या कह सकता हूँ, एक्स डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड वो क्या है, कॉस अल्फा, वाई डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड कॉस बीटा, जेड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड कॉस गामा। सो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मैं मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर से मैग्नीट्यूड बाहर ले लूँ, तो अंदर जो वेक्टर बचेगा वो होगा कॉस अल्फा आयोटा कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, यहाँ पर भर गया। क्या कहा मैंने, ओपी वेक्टर में से अगर मैं मैग्नीट्यूड बाहर ले लूँ, सो अंदर जो मेरे पास बचेगा वो आ जाएगा कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस गामा जे कैप प्लस कॉस दिस के कैप। सो ओपी वेक्टर को तो ओपी वेक्टर को हम इस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ तक तो ठीक था, मैं क्या कह सकता हूँ, इस इनके लिए कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बना लेते हैं, जैसे कि जो मेरे पास मैग्नीट्यूड है उसे मैं आर कह देता हूँ, मेरे पास जो कॉस कॉस अल्फा है और कॉस बीटा कॉस गामा है, इनके लिए कुछ स्पेसिफिक नोटेशंस होती है, मतलब शॉर्ट फॉर्म आप कह सकते हो कि हम कॉस अल्फा को एल कहते हैं, कॉस बीटा को एम कहते हैं और कॉस गामा को एन कहते हैं। सो ये इनके लिए नोटेशंस है, कॉस अल्फा एल, कॉस बीटा एम और कॉस गामा एन। सो मैं इसे अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इस तरह से लिख सकते हो, बाहर एल आ गया, बाहर आर आ गया और अंदर ही हो गया। सो ओपी वेक्टर को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, और यही होता है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस किसे हम कहते हैं, एल एम और एन को हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक प्रॉपर्टी होती है कि एल प्लस एम प्लस एन हमेशा 1 के बराबर होगा, ये हमेशा 1 के बराबर होगा। ठीक, अब क्या कह सकता हूँ मैं, ओपी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू दिस वेक्टर। अगर मैं मैग्नीट्यूड को नीचे ले जाऊँ तो मेरे पास एक ओपी यूनिट वेक्टर आ जाएगा। सो ओपी यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मैं ओपी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कर देता हूँ, सो जो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो डायरेक्शन कोसाइंस होगी। सो इतना ही था डायरेक्शन कोसाइंस में। मैं समराइज कर देता हूँ, मैंने क्या किया, कोई सा भी पॉइंट था, ओपी वेक्टर का एंगल विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस मैंने अल्फा बीटा गामा रिस्पेक्टिवली मान लिया। नेक्स्ट क्या किया, अब मैंने सोचा कि मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकता हूँ अल्फा बीटा गामा के बारे में। सो मैंने देखा कि मेरे पास बेस है एक्स और मैग्नीट्यूड है जो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। सो मेरे पास बेस आ गया, हाइपोटेनस आ गया, सो मैं कॉस अल्फा डिफाइन कर सकता हूँ एक्स डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। सिमिलरली मेरे पास कॉस बीटा वाई डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, कॉस गामा जेड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या किया, अब मैंने इस जो मेरे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आया, इसको अपने जो मेरा वेक्टर था ओपी वेक्टर उसके साथ रिलेट किया। मैंने क्या किया कि अगर मैं मैग्नीट्यूड बाहर ले लेता हूँ, सो अंदर एक्स डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड वाई डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड बचता है, तो वो उसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप कॉस गामा के कैप। और फिर नेक्स्ट क्या है कि इनकी जो शॉर्ट फॉर्म्स होती है वो है एल एम एन। सो मेरे पास आ गया ओपी वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस, बाहर मैग्नीट्यूड आ रहा था, मैग्नीट्यूड डिवाइड में लेके, मतलब कि किसी भी वेक्टर का अगर मैं यूनिट वेक्टर कर दूँ तो मेरे पास उसके उस वेक्टर के जो उसके यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हो गए वो डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। और ये मैंने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको बताई। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज़ की। डायरेक्शन रेशियोज़ बहुत शॉर्ट टॉपिक है, इतने में डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोज़ क्या है कि अगर मैं डायरेक्शन कुछ 3 नंबर्स ले लेता हूँ, मेरे पास एक सेट ऑफ नंबर्स है, 3 नंबर्स है जो डायरेक्शन कोसाइन से प्रोपोर्शनेट है, सो उन्हें मैं डायरेक्शन रेशियोज़ कह सकता हूँ। मतलब कि अगर मेरे पास ए बी सी, ये मेरे पास 3 नंबर्स और ये 3 नंबर्स डायरेक्शन कोसाइन से प्रोपोर्शनेट है, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट दिस। ये 3 नंबर्स थे, ये 3 नंबर्स एल एम एन मतलब डायरेक्शन कोसाइन से अगर प्रोपोर्शनेट है, सो इन 3 नंबर्स को मैं कह सकता हूँ डायरेक्शन रेशियोज। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर मेरे पास कोई सा भी पॉइंट है तो फिर मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये मेरे पास एक पॉइंट है, ये जो है इसे मैं एक डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में लिख सकता हूँ कि अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड बाहर ले लूँ, अंदर एल लिख दूँ, मैग्नीट्यूड बाहर अंदर एम, मैग्नीट्यूड बाहर अंदर एन। सो इस तरह से मैं इसे डायरेक्शन कोसाइन
डायरेक्शन रेशियोज़ की फॉर्म में लिख सकते हो। डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होते हैं? ए बी सी, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर एल आर एम आर एन। सो डायरेक्शन रेशियोज़ क्या है? मेरे पास सेट ऑफ पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स हैं जो डायरेक्शन कोसाइन से प्रोपोर्शनेट है और कुछ नहीं है। सो ये था इस वीडियो के लिए। मैंने आपको क्या-क्या बताया? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट कैसे होता है, डायरेक्शन कोसाइन्स और डायरेक्शन रेशियोज़। सो थर्ड लेक्चर के लिए हमारे लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कैसे किया जाता है। बाय।